हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर की पेपर फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। इसको डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हम 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, जिसमें 2 लेक्चर्स डाइजेशन पे होंगे यानी पाचन पे होंगे फूड के, और एक लेक्चर हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पे होगा। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जान लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हम इन पॉइंट्स को देखते हुए डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है बक्कल कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल माउथ के द्वारा बक्कल कैविटी में खुलती है। दिस इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी बाद में आगे फेरिंग्स में खुलती है यानी ग्रसनी में। ग्रसनी से आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम इसोफेगस या वेसिका बोलते हैं, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसको हम आमाशय या स्टमक कहेंगे। आमाशय के बाद में इंटेस्टाइन वाला पार्ट आता है। इंटेस्टाइन 2 टाइप की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे तो लंबी होती है, बट वो डायमीटर में यानी व्यास में कम होने की वजह से एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। मतलब इनका व्यास कम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का व्यास ज्यादा होता है। बट लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होगी, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज ड्यूडिनम यानी ग्रहणी, सेकंड इज जिजूनम यानी मध्यांत्र, और थर्ड वन इज इलियम या शुदांत्र। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टमक से यू से जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसको हम ग्रहणी या ड्यूडिनम बोलेंगे, जहां पर पैनक्रियाज और जो हिपेटिक डक्ट जो आ रही है, यहाँ पर पैनक्रियाज और हिपेटिक डक्ट मिलकर हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बना रही है, और वो इस ड्यूडिनम या ग्रहणी में खुल रही है। यानी यहाँ पर इसका जो पैनक्रियाटिक जूस है और बाइल दोनों ग्रहणी के अंदर मिल लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिजूनम की। दिस इज जिजूनम। इसके बाद में ये इलियम वाला हिस्सा है। नाउ हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलॉन एंड रेक्टम। ये ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है जिसको हम सीकम बोलेंगे। सीकम के बाद में कॉलॉन वाला हिस्सा है, इसको हम असेंडिंग कॉलम बोलेंगे, इसको हम ट्रांसवर्स कॉलम बोलेंगे, और इसको हम डिसेंडिंग कॉलम बोलेंगे। फिर यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसको हम रेक्टम कहेंगे, और ये रेक्टम आउटसाइड द बॉडी एनस द्वारा खुलता है। तो ये तो थी एलिमेंट्री कैनाल। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन कैसे होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फूड का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। 3-4 पॉइंट है, उसके माध्यम से हम इसको देखेंगे। तो हम फर्स्ट ये देख लेते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड में कौन कौन से प्रोसेस शामिल हैं। ये 5 पॉइंट है। फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन मीन्स फूड को ग्रहण करना। जो ह्यूमन है हाथों से फूड को माउथ के द्वारा बक्कल कैविटी में डालता है। इंजेशन में ओनली अंतःग्रहण आएगा कि हम किस प्रकार हम फूड को इनटेक कर रहे हैं। सेकेंड इज डाइजेशन। जिसके अंतर्गत फूड का पाचन आएगा। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हम जो फूड यहाँ पे पचता है, थोड़ा बक्कल कैविटी में पचेगा, फिर स्टमक में भी कुछ हिस्सा फूड का पचता है। कुछ मोस्टली जो डाइजेशन होता है फूड को वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जो पचा हुआ जो पार्ट है वो किस प्रकार अवशोषित होता है, वो हम इस प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार अवशोषित जो फूड मटेरियल है वो टिश्यू में जाके उसका इंटीग्रल पार्ट बनकर उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। लास्ट वन इज इजेशन। इजेशन प्रोसेस में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको उसका
एनस उसको पढ़ा जाता है, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। बट हम यूटिलाइजेशन ऑफ फूड के 5 प्रोसेस में से सिर्फ 2 प्रोसेस को ही पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन ऑरल कैविटी से यानी बकल कैविटी से शुरू होता है, स्टमक में कंटिन्यूस रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोसेस के अंदर फेरिंग्स और इसोफेगस का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि डाइजेशन फेरिंग्स और इसोफेगस में कभी भी नहीं होगा। सिर्फ ये जो पार्ट है, ये फूड बॉलस को, जो यहाँ पर हम खाना खाते हैं, तो जैसे हमने मुंह में निवाला लिया और निवाला लेने के बाद में दांतों के द्वारा उसको ग्राइंड किया जाता है, मैस्टिकेट किया जाता है, उसमें सलाइवा और म्यूकस मिल जाते हैं, तो जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है फूड की, जिसको हम निगलते हैं, उसको हम बॉलस बोलेंगे, फूड बॉलस। वो फूड बॉलस को ये फेरिंग्स और इसोफेगस के द्वारा स्टमक में ले जाया जाता है, यानी इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होगा। हम यहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत जो है डाइजेशन को ऑरल कैविटी में शुरू होगा, वो हम डाइजेशन के जो पॉइंट्स पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। फिर सीधा यहाँ से फूड आपके फेरिंग्स और इसोफेगस के द्वारा स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में फूड का कुछ पार्ट डाइजेस्ट होता है और मोस्टली जो फूड का पार्ट है, कंप्लीट डाइजेशन जो होगा फूड का, वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो हम डाइजेशन जो प्रोसेस है, इसको हम 4 कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फर्स्ट इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, थर्ड वन इज डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। हम डाइजेशन के प्रोसेस को इन 4 कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन फूड है उनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड सब होते हैं। तो हमने डाइजेशन को 4 टॉपिक में बांट दिया। फर्स्ट हम लेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हम प्रोटीन को लेंगे, फिर फैट को लेंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड को लेंगे। तो हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। ह्यूमन फूड के अंदर 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट पाए जा सकते हैं। फर्स्ट इज पॉलीसैकेराइड्स, सेकंड इज ऑलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड वन इज डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। ऑलिगोसैकेराइड के एग्जांपल्स में हम लैक्टेन्स को देखते हैं एंड डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स में सुक्रोज एंड लैक्टोज है। इन सभी के पाचन के लिए जो एंजाइम यूज आ रहा है उसको हम बोलते हैं, एक जनरल टर्म है कार्बोहाइड्रेजेस। ये कार्बोहाइड्रेजेस इन कैटेगरीज जो है कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ये इन तीनों को हाइड्रोलाइज करते हैं मोनोसैकेराइड्स में, यानी ये इन तीनों को तोड़कर मोनोसैकेराइड बनाते हैं, लाइक ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है एंड गलैक्टोज है। तो हम अब इस तरीके से ये देखेंगे कि किस ऑर्गन में एलिमेंट्री केनाल के किस हिस्से में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो ये जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ये बकल कैविटी से शुरू होता है। बकल कैविटी में हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 टाइप की जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, उनकी डक्ट्स ओपन हो रही है, पैराथाइरोइड ग्लैंड की, सब मेसेनरी ग्लैंड की और सब लिंगुअल ग्लैंड की। यहाँ पर फूड के साथ में ये सलाइवा इसमें मिक्स हो जाता है। सलाइवा के अंदर 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, वाटर होगा, म्यूकस होगा। तो ये जो 2 एंजाइम्स है, टाइलिन और लाइसोजाइम, इनकी हम बात करते हैं। टाइलिन एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन सलाइवा के अंदर जो क्लोराइड आयन पाए जाते हैं वो इस इनएक्टिव टाइलिन को, जो कि एक प्रकार का एमाइलेज है, इसको ये एक्टिव टाइलिन में चेंज कर देते हैं। और अब ये एक्टिव टाइलिन जो
करके इसको डेक्स्ट्रिन और लिमिट डेक्स्ट्रिन में चेंज कर देगा। फर्दर ये डेक्स्ट्रिन को भी आगे माल्टोज और आइसोमाल्टोज में बदल देता है। बट यहाँ पर फूड ओरल कैविटी में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही रहता है, इसलिए इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर वोकल कैविटी में डाइजेशन नहीं हो पाता। ओनली 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इन ओरल कैविटी। नाउ आगे फूड स्टोमक में जाता है। स्टोमक में भी सेलेब्री डाइजेशन ही होता रहेगा, क्योंकि फूड के साथ में टाइलिन भी मिक्स होकर बॉलस के साथ आ गया है, और वो तब तक डाइजेस्ट करता रहेगा कार्बोहाइड्रेट को ये टाइलिन, जब तक कि स्टोमक के अंदर जो HCl है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो HCl निकलता है, वो इस टाइलिन को डिस्ट्रॉय न कर दे। इस प्रक्रिया में लगभग हाफ एन आवर लग जाते हैं, यानी हाफ एन आवर तक टाइलिन की क्रिया फूड के कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट पर होती रहेगी, जब तक कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो HCl मिल रहा है वो टाइलिन को डिस्ट्रॉय न कर दे। अब इसके आगे हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। यहाँ पर एक बात और है कि स्टोमक के अंदर कोई भी इस प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करे। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तो पैंक्रियाज और जो लीवर से आने वाले डक्ट यहाँ ओपन हो रही है, यानी पैंक्रियाटिक जूस इनको मिलता है। दूसरा, इनको इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होती है, तो इंटेस्टाइनल जूस भी यहाँ पर मिक्स होता है फूड के साथ में। तो हम पहले बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस की। पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, ये भी सेम वर्क करता है जैसे कि टाइलिन, बिकॉज टाइलिन इज ऑल्सो अमाइलेज। ये अमाइलेज जो है ये ज्यादा से ज्यादा स्टार्च और ग्लाइकोजन पे एक्ट करता है, उनको डेक्स्ट्रिन और लिमिट डेक्स्ट्रिन में चेंज करता है, और जो ये डेक्स्ट्रिन है उसको भी आगे आइसोमाल्टोज और माल्टोज में बदल देता है। नाउ हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की। इंटेस्टाइनल जूस में कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं ये उनकी लिस्ट है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल एमाइलेज की। सेम ये स्टार्च और ग्लाइकोजन पे वर्क करते हैं, और ये वर्क करके उसको डेक्स्ट्रिन और लिमिट डेक्स्ट्रिन में बदल देते हैं। सेकंड है माल्टोज एंजाइम। ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज पर वर्क करता है और माल्टेज को ग्लूकोज में चेंज करता है। थर्ड आइसोमाल्टेज है। ये आइसोमाल्टेज भी आइसोमाल्टोज शुगर पे एक्ट करके उसको ग्लूकोज में बदल देता है। ये भी ग्लूकोज में बदलेगा, ये भी ग्लूकोज में बदलेगा। सुक्रेज जो एंजाइम है सुक्रोज पे वर्क करके सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लैक्टेज एंजाइम है जो कि लैक्टोज शुगर को, जो कि मिल्क में होती है, लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलेगा। जो ये लैक्टेज एंजाइम है ये लैक्टोज शुगर पे वर्क करके उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करता है। और जो ये लास्ट है लिमिट डेक्स्ट्रिनेज, ये लिमिट डेक्स्ट्रिन को ग्लूकोज में बदल देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरा जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो ग्लूकोज, जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है, जो कि मोनोसैकेराइड है। तो ये था डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कल हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स।